नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज सुनते हैं ममता कालिया जी की लिखी कहानी जितना तुम्हारा हूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। लाउंज में वह जगह नहीं दिख रही थी जहाँ रघु का जहाज उतरने वाला था। अच्छी जगह पहले से ही भर गई थी। लाउंज की कांच की दीवारों से सटी एक छोटी सी आतुर भीड़ थी। चश्मे के शीशे साफ करती, एड़ियां उचकाती, घड़ी देखती, सूट की सलवटें मिटाती। पालम तक आते आते कई बार श्वेता को टैक्सी में लगा था कि टैक्सी वाला उसे पालम पहुंचाने की बजाय कहीं भगा ले जा रहा है। खिड़की से दिखते सड़कों के मोड़ उसे जरा भी पहचान नहीं आ रहे थे। इसके पहले वह सिर्फ एक बार पालम आई थी, साल भर पहले रघु को विदा देने। तब मन कुछ इस तरह सुबक रहा था कि रास्ते की ओर डबडबाई आंखें कुछ देख ही नहीं पाई थी। आज जब रघु की फ्लाइट उतरने में सिर्फ 12 मिनट बाकी थे, श्वेता को बार बार पिछली 28 अगस्त याद आ रही थी, जब रघु ने इस नीचे वाले लाउंज में अपनी फ्लाइट नंबर की उद्घोषणा सुनने के साथ साथ श्वेता को बाहों में भर लिया था। हंसते हुए विदा दो डार्लिंग, वह हंस नहीं पाई थी। हंसने और रोने के बीच की स्थिति में उसके होंठ फैले थे और फिर एक उड़ते जहाज की थरथराहट अपने पैरों में लिए वह वापस आ गई थी। फ्लाइट नंबर अनाउंस हुआ। श्वेता झटके से आज की तारीख में लौट आई। कस्टमर काउंटर पर यात्री आने लगे थे, सूटकेसों में लदे फंदे कंधे पर कैमरा, बाह पर कोट और एयरबैग लिए। कुछ हिप्पी लड़के लड़कियां थे जिनके पास सामान नाम मात्र का था, लेकिन जिन्हें कस्टम क्लियरेंस में बड़ी देर लगी। तभी उसे रघु नजर आया। वह भी लगभग तमाम यात्रियों जैसे हुलिया में था, दोनों हाथों में सूटकेस, एयरबैग और कोट थामे। कुछ देर पहले श्वेता ने सोचा था कि जब वह रघु को देखेगी तो कहीं उत्तेजना में लाउंज की दीवार का कांच उससे टूट न जाए। रघु को उसने देख लिया था, लेकिन उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रघु को मुख्य द्वार से बाहर निकलते देख वह झट से लाउंज की सीढ़ियां उतर गई। रघु को शायद किसी के भी आने की उम्मीद नहीं थी। वह टैक्सी के इंतजार में था। श्वेता को सामने पाकर वह चौंक गया। अरे, तुम आई हुई थी, मुझे लिखा ही नहीं। श्वेता नमस्ते, हेलो या मुस्कुराने जैसा कुछ भी नहीं कर पाई। उसकी नज़र रघु के सुंदर चेहरे पर टिकी हुई थी, जो इस बीच कुछ और सुंदर हो गया था। रघु ने उसे छूने के ख्याल से हाथ बढ़ाया, तभी दन्न से टैक्सी आकर सामने रुक गई। अकेली आई हो या साथ में कोई और भी है? श्वेता को हल्का सा गुस्सा आया। और कौन हो सकता था साथ में? क्या माजी एयरपोर्ट पर आती, अपने प्यारे गठिया, मधुमेह और कब्ज को साथ लिए, या वह दब्बू भाई साहब जो अपनी पत्नी से दिल्ली आने के लिए मुद्रा या मंजूरी मांगते समय बेहोश भी हो सकते थे। वह खुद कितनी मुश्किल से निकल सकी थी। टैक्सी में रघु ने श्वेता का हाथ कसकर अपनी हथेली में जकड़ लिया। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना होगा साहब? श्वेता कहने वाली थी स्टेशन, लेकिन तब तक रघु ने कह दिया, सरदार जी कोई अच्छा होटल होगा। टैक्सी रंजीत पर रुकी तो श्वेता ठिठक गई। उसने सोचा था पहले की तरह रघु ने चाय की तलब पर रेस्तरां को होटल कह दिया है, लेकिन रघु बेफिक्र और आश्वस्त पोर्टिको में बढ़ गया। श्वेता का मन अचानक आलोचनात्मक हो गया। रघु सामान पोर्टर को सहेज उसे लेकर लिफ्ट से चौथी मंजिल पर आ गया। जो आदमी उनके साथ आया था टेलीफोन और इंटरकॉम दिखा गया। रिसेप्शन और इंक्वायरी के नंबरों का कार्ड उसने मेज पर रख दिया। फिर वह गुसलखाने में तौलिया और फ्लास्क में पानी चेक कर चला गया। कुछ देर तक उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तुरंत बाद रघु ने नीला सूटकेस खोलकर श्वेता के ऊपर उपहार बिछाने शुरू कर दिए थे। यह तुम्हारे लिए है और यह। खुशी और चहक का ज्वार थमने पर श्वेता ने पाया उनमें से अधिकांश चीज़ों का इस्तेमाल वह नहीं जानती। कपड़े भी अजीबोगरीब थे, पारदर्शी नाइटीज और कपड़े। माजी और भाभी की दारोगा निगाहों के बीच इनका क्या उपयोग होगा, उसने सोचा। रघु ने 4 अंगुल का एक वस्त्र निकाला। डार्लिंग, इसे अभी पहनकर दिखाए। हॉट पैंट्स। शिकागो में मेरी मकान मालकिन जब सौदा लेने निकलती थी बस हॉट पैंट्स और टॉप पहनती थी। कसम खुदा की, उसे देखकर सोच नहीं सकते थे कि वह 4 बच्चों की माँ है। रघु ने फ़ोन पर कॉफ़ी और सैंडविचेस का ऑर्डर दे दिया था।
श्वेता अब भी कवर गर्ल आइस का पैकेट हाथ में लेकर देख रही थी और सोच रही थी कि इलाहाबाद में ये प्रसाधन धारण कर वह कहाँ जा सकेगी। उसे अपनी वह सकरी सीधी गली याद आई जहाँ संकोचवश वह कभी चटक लिपस्टिक लगाकर भी निकलने का साहस नहीं कर पाई। उसे निराशा हुई कि रघु उसके लिए एक भी साड़ी नहीं लाया। उसने उम्मीद की थी कि कम से कम 1 दर्जन वूली साड़ियाँ सूटकेस में से निकलेंगी। श्वेता को लगा, थोड़ी देर पहले भी लगा था, रघु कुछ ज़्यादा ही कुशल हो गया है, परफेक्ट सा। पहले तो वह अकेले में भी अटपटा सा रहता था। छेड़छाड़ और प्रेम अंधेरे के अध्याय थे। शुरू शुरू में उलझन हुई थी। सहेलियों के बीच अनुभव के नोट्स मिलाने पर उदासी ही हाथ लगी थी। फिर चपलता और आवेश अपने आप जड़ता के कोल्ड स्टोरेज में पहुंचते चले गए थे। माझी और भाभी की कड़वी गुर्राहटों के बीच रघु ने अभी तक एक भी बार ये नहीं पूछा कि वह इस बीच कैसी थी। रघु की पूरी मुद्रा एक मस्त और बेफिक्र आदमी की थी। साल ही भर में उसने न जाने कैसे इतनी मस्ती हासिल कर ली थी। श्वेता तो इस बीच पस्ती का पर्याय बनकर रह गई थी। घर अगर एक संज्ञा था तो वह उसमें एक सर्वनाम की तरह रहती रही थी। रघु के चले जाने के बाद उसे लगा था जैसे वह रातों रात एक अजनबी डेरे में छोड़ दी गई है। सुबह सुबह भाभी उठकर कहती, श्वेता मेरे नहाने का पानी गर्म कर दे। उसे पता था भाभी सुबह सुबह क्यों नहाती है। 1-2 बार चाय देते समय वह उनसे छू गई थी। भाभी ने उसे डांट दिया, धोती बचाओ अपनी, देखती नहीं हम मर्दों के पास से आई हैं, नहा ले तब छूना। भाभी अपने पति के लिए बहुवचन का प्रयोग करती थी, जबकि डील डॉल में एक वचन भी नहीं थे। कभी कभी वह पड़ोस में घूमने निकल जाती तो लौटकर श्वेता से पूछती, मर्दों को खाना दे दिया। नहाने के बाद रेशमी साड़ी में चंदन और सिंदूर की बिंदी लगा जब वह रसोई में घुसती, उन्हें देखकर श्वेता की समस्त कल्पना शक्ति हतप्रभ हो जाती। फिर माजी उठती अपने फोड़े के लिए हल्दी की गर्म छुनछुने की फरमाइश के साथ। भाई साहब जब तक अखबार पढ़ते रहते निहायत इत्मीनान में रहते। अखबार खत्म करते ही एक भिन्न प्राणी हो जाते। हड़बड़ी मचाते, तौलिया ढूंढते, खींचते, झुंझलाते। घर उनकी तैयारी में इस तरह लग जाता जैसे वह हफ्तों के लिए बाहर जा रहे हों, लेकिन शाम तक वह फिर घर में होते। सुस्त चाल और थका चेहरा लिए वह दफ्तर से लौटते और इस तरह से घर में आते जैसे शहीदाना भाव से उन्होंने प्राणों की बाजी लगाई हुई हो। भाभी और माजी उनकी मिजाज पुरसी करती हुई उनके इर्द गिर्द मंडराती। श्वेता फुर्ती से नाश्ता तैयार करती। इस दैनिकता में दिलचस्पी की गुंजाइश कहाँ थी। श्वेता ने कई बार सोचा था क्या ऊब नापने का कोई थर्मामीटर नहीं आता। वह रघु को पत्रों में अपनी मनस्थिति के बारे में लिखती, लेकिन सांकेतिक ढंग से। यह संकेतात्मकता उसने संयुक्त परिवार में रहते रहते सीखी थी। यह इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि श्वेता आज तक यह तय नहीं कर पाई कि रघु कितने प्रतिशत उसका है और कितने प्रतिशत घर का। ऐसी दुविधाएं शादी के पहले नहीं उठती थी, जब रघु उसकी हथेली भींच कर कहता था, सच श्वेता, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं सारे शहर में आग लगा दूंगा। बाय गॉड, तब तो लगता था वाकई रघु 100% उसी का है। रात के अंधेरे में वह तय करती कि रघु को वह किसी के साथ नहीं बांटेगी, किर्च भर भी नहीं। लेकिन अब उसे रघु की चिट्ठियां भी बांटनी पड़ती थी, सामूहिक पाठ के लिए। भाई साहब और भाभी जब बाहर जाते थे, श्वेता का घर में रहना अनिवार्य हो जाता। उसके मन बहलाव के लिए माजी और उनकी दवाइयाँ पर्याप्त समझी जाती। न जाने इनमें से कौन सी बातें श्वेता रघु को बताना चाह रही थी, लेकिन रघु इस वक्त बिस्तर पर टांगे क्रॉस कर लेटा हुआ उसे उन औरतों के बारे में बता रहा था जिनकी शादी नाम की सस्ता से आस्था हट चुकी है और उन्होंने प्रतिक्रिया में पुरुषों के समूचे समूह से विवाह करना स्वीकार किया है। रघु ने सूटकेस से एक सचित्र पत्रिका निकाली। आओ तुम्हें दिखाए। फ्रेंच पत्रिका के मध्य पृष्ठ पर कुछ ऐसी आकृतियां थीं, अलग अलग स्थल विशेष को उभारती हुई। चित्रों में अंकित जिस्म अद्भुत रूप से ताजे और चिकने थे। औरतों में तुम्हारी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई लगती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, नहीं क्या? श्वेता के मन में बड़ी जोर से यह बात अचानक उठी कि रघु को शिकागो में ऐसी निर्लज औरत के मकान में नहीं रहना चाहिए था जो 4 बच्चों के बाद भी अर्धनग्न घूमती थी। उसके पति ने उसे कैसे इजाजत दे रखी थी?
उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अपने इस खूबसूरत अलमस्त जोश में फड़फड़ाते पति से वह ऐसे जरूरी मसलों पर बातचीत कैसे छेड़े। जब शादी के 1 साल बाद रघु का मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर शिकागो जाने का प्रोग्राम बन गया था, श्वेता ने भी साथ जाने की इच्छा दिखलाई थी। माँ जी ने डपट दिया था, इतना पैसा फूकने से क्या मतलब, वह तो वहां पड़ेगा और तू। श्वेता ने रघु की तरफ देखा था, लेकिन रघु दीवार की तरफ देख रहा था। श्वेता फिर भी दीवार की तरफ देखने लगी थी। श्वेता के लिए यह कहना मुश्किल था कि यह रघु का मूल स्वभाव था, कि वह जिसके अंतर्गत उसने शादी से पहले गजब की आत्मनिर्भरता दिखाई थी। इस प्रसंग से रघु के घरवाले भी उतने ही खिन्न थे जितने श्वेता के। रघु ने कहा था, तुम सबकी सहमति मांगती ही क्यों हो? मेरे और तुम्हारे बीच तुम्हारे घरवाले क्या अर्थ रखते हैं? पलटकर यही बात श्वेता रघु के संदर्भ में नहीं कह सकी थी। उसके घर का ठीक ठाक अंदाजा भी नहीं था। माँ जी नहीं चाहती थी कि उनके घर मछली भक्षी बंगाली बहू आए, लेकिन रघु की जिद थी, उसके घर श्वेता ही आएगी, श्वेता भादुड़ी। एक दिन उसने सचमुच श्वेता को लाकर माँ जी के सामने बिठा दिया। श्वेता ने आंखें नीची किए कल्पना की एक विस्फोट की, जिसमें उसके चिथड़े उड़ जाने की संभावना थी। लेकिन माँ जी ने कुछ देर उसे एकटक घूरने के बाद सोने की एक बारीक जंजीर पहना दी थी। यहीं से प्रताड़ना का इतिहास शुरू हुआ था। रघु ने घर में युद्धबंदी की घोषणा के साथ साथ सारे हथियार डाल दिए। वह माँ जी के महान आचरण पर मुग्ध और अभिभूत था। शायद महान आचरण सिर्फ बूढ़ों की बपौती होती है। श्रम तो श्वेता ने भी कम नहीं किया था। वह रोज अपनी यात्रा प्रतिकूल से अनुकूल की ओर तय करती और रोज पाती उसे फिर वहीं से शुरू करना है जहां से वह चली थी। उसे लगता घर में उसे महज प्रवेश मिल गया है, स्वीकृति नहीं। माँ जी सुबह से घर में मोबाइल कोर्ट की तरह घूमती रहती। उनकी अदालत में श्वेता की कई बार पेशी हो जाती। ये कार्य अक्सर रघु की अनुपस्थिति में होते। अक्सर कभी वह मौजूद होता तो उन्हें कुछ ऐसा मोड़ दिया जाता कि श्वेता के अलावा बाकी परिवार एकदम निरपराध सिद्ध हो जाता। माँ जी का मनोबल बढ़ाने के लिए रघु श्वेता को सबके सामने डांट देता। श्वेता का मन होता वह फौरन इन सबके खिलाफ एक विरोध पत्र लिखकर हमेशा के लिए यहाँ से रवाना हो जाए। एकांत में वह रघु से एक साफ और लंबी बहस करना चाहती, लेकिन रघु वह क्षण आने ही नहीं देता। माँ के इतने बड़े बलिदान के बाद वह उन्हें गलतियों से परे मानता था। इस सब के बीच भाभी एक चिंगी की तरह कभी एक झाड़ी सुलगा आती तो कभी दूसरी। रघु एक पहुंचे हुए संत की तरह श्वेता को धैर्य का मूल्य बताता। तब शादी की पहली सालगिरह भी नहीं मना पाई थी, इसलिए श्वेता भी आक्रोश के उबाल को नववधू के सलज आवरण में ढक सौम्य बन जाती। लेकिन इस वक्त श्वेता को लग रहा था कि दाम्पत्य जीवन में ऐसी आपात स्थिति अनियत काल के लिए नहीं चल पाएगी। वेटर खाना रख गया था। रघु ने सूटकेस से बोतल निकाली, चौकोर और लंबी। यह रोग भी लगा लाए। हाँ, और आज तुमको भी लगा देंगे। सच पूछो तो सिर्फ इसके और तुम्हारे लिए मैं आज यहाँ टिक गया। मेरा नंबर पहला है या दूसरा? दिल तोड़ने वाली बातें ना करो इस वक्त। रघु ने गिलास तैयार किए। श्वेता ने सोचा उसके जीवन में इसी तरह की सच्ची बातें स्थगित होती रहेंगी। दिल साबुत रखने की कीमत। इस वक्त रघु ने अपने आसपास वही माहौल रच लिया था जो विदेश में वह रचना चाहता था। लेकिन श्वेता की चेतना की एक सतह लगातार कलह मचाए थी। यह कमरा, यह एकांत, यह नजदीकी, यह तन्मयता, यह प्रियता, सब उसे एक रात की मिल्कियत दिखाई दे रही थी। उसकी असली दुनिया से यह बिल्कुल कटी हुई थी, जबकि दोनों के बीच सिर्फ एक रेल भर दूरी थी। उसे लग रहा था कुछ ही घंटों बाद वह उसी जगह पटक दी जाएगी जहाँ त्योरी और तेवर की भाषा इस्तेमाल होती है, जहाँ पहुँचते ही रघु को कुछ इस तरह हथिया लिया जाएगा कि उसके हिस्से रघु के मैले कपड़ों के सिवा कुछ नहीं आएगा। वह रघु से कहना चाहती थी कि उस घर में उसका मन नहीं लगता। उसका मन पिछले 1 साल से नहीं लग रहा था। वह कहना चाहती थी उसे एक समूचा रघु चाहिए, रात 10 बजे के बाद वाला रघु नहीं, जो अपनी धीमी फुसफुसाहटों में उसे भी दबा डालता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये बातें मुंह से निकल क्यों नहीं रही थी। तुम तो बड़ी कुशलता से पी रहे हो, धीरे धीरे होशावास कायम रखते, रघु ने कहा। शादी के बाद से ही होश कुछ इस तरह आया है कि जाता ही नहीं। तुम लड़ने पर क्यों उतारू हो, और तुम लीपा पोती पर, श्वेता ने कहना चाहा, पर वह कह नहीं पाई।
और इस कह न सकने पर उसे अपने से नफरत हो आई। शिकागो में जब बर्फ गिरने लगती थी, हफ्तों धूप का नामो निशान नहीं दिखता था। जब अपने अपार्टमेंट में बैठे तुम्हें याद करने के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता था, तत्काल श्वेता के मन में वे खुले और धूपदार दिन कौन गए जिनका हिसाब रघु से मांगा नहीं जा सकता था। और और बस जरा सी तबीयत खराब होने पर घर की याद आती थी, तुम्हारी याद आती थी। मैं तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज के साथ याद आती थी। श्वेता हंस पड़ी। हाँ, क्योंकि जितना मैं तुम्हारा हूँ उतना ही हवाओं का हूँ, दिशाओं का हूँ, रास्तों का हूँ, पड़ावों का हूँ, महफिल का हूँ, मंजिल का हूँ। उतना ही मैं चालाकियों का हूँ, चालबाजियों का हूँ, चापलूसी का हूँ, दकियानूसी का हूँ। श्वेता के मन की यह चुभती कील बाहर नहीं झांकी, बस उसी की खुशी के ताबूत में मजबूती से ठुक गई। अच्छे ड्रिंक, अच्छे भोजन और अच्छी बातों के बाद रघु अच्छे बिस्तर पर अच्छी तरह सो गया। अनिद्रा के अनुभव से गुजरती श्वेता सोचती रही कि आज दोपहर रघु शिकागो से लौटकर आया या शिकोहाबाद से। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। यदि आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं और मेरे द्वारा किया गया वाचन भी अच्छा लग रहा है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।